नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। इन विरोध प्रदर्शनों का कई जगहों पर ट्रांसपोर्टरों ने भी समर्थन किया। विरोध की वजह काफी जगहों पर 2 घंटे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहा। आंदोलनकारियों ने सड़क के किनारे वाहनों के हॉर्न बजाकर अपने रोष का इजहार किया। इस दौरान सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का भी विरोध देखने को मिला। आंदोलनकारियों ने सुबह से ही सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया था और कई जगहों पर खुद ही बैरिकेड्स हटा दिए थे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 40 से ज्यादा संगठन 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अब इन संगठनों ने महंगाई के खिलाफ भी अपना गुस्सा जताया है। देखते हैं तस्वीरों के जरिए कहां कहां पे प्रदर्शन किया गया और लोगों ने अपने विरोध का किस तरह से इजहार किया। सोनीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुनानगर की तस्वीरें देख रहे हैं, पलवल की तस्वीरें आपके सामने हैं और भिवानी की, गोहाना की, कलानौर की, जहां पर अलग अलग जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। लगातार तेल की और गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। इन लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान हो चुका है। आप देख सकते हैं सोनीपत की तस्वीर है जहां पे लोग बैनर हाथ में लेकर चल रहे हैं। यमुनानगर की तस्वीर है, पलवल में आप देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी हुई है। भिवानी में सड़क के किनारे लोग बैठे हुए हैं। गोहाना में भी रैली निकाली गई है और कलानौर में भी प्रदर्शन किया गया है। इधर सरकार का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करना सबके अधिकार में शामिल है और अपनी बात रखने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सुनते हैं क्या कहा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने। नहीं, सबको अधिकार है आवाज उठाने का। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। कोई भी आदमी किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकता है। हमने कभी उसका एतराज नहीं किया। डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना करने का अधिकार है। जी, आज इसी पे रहेगी चर्चा। हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे, महिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस से रहेंगी, संदीप गोयत साहब जुड़ चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से और अभिमन्यु कोहाड़ जो हैं वो आंदोलनकारियों की ओर से रहेंगे। सबसे पहले संदीप गोयत साहब, जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, लोगों की आवाज़ उठाने का, जो काम विपक्ष के जिम्मे होता है आमतौर पे, वो भी अब जो है आंदोलनकारियों को करना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष न सड़कों पे दिख रहा है और न बयानों में। क्या यही वजह? देखिए प्रदीप जी, आपने बात बड़ी अच्छी कही है कि आज जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी विपक्ष की बनती है, वो अगर विपक्ष की हम बात करें तो कांग्रेस के 31 विधायक बनते हैं। फिर किसान, मजदूर, आम बेरोजगार युवा, इन सब ने उनको एक मत दिया था ताकि वो उनकी आवाज उठा सकें, लेकिन ना तो वो विधानसभा में ना वो सड़कों के ऊपर कोई आवाज उठा पाई। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात है, हमारी पार्टी सदैव ही प्रदेश के मुद्दों को, पहले भी चाहे हम विपक्ष के नेता रहे हो, हमारे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जो विधानसभा के अंदर बड़ी प्रखरता के साथ प्रदेश के मुद्दों को उठाते रहे थे और जिसको प्रदेश की जनता ने सराहनीय भी माना था कि भाई वो केवल वही एक ऐसे नेता हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है कि वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे। और जो रही बात पार्टी की तरफ से समय समय पर हम मांग उठाते भी रहे हैं और सरकार को घेरते भी रहे हैं। आज जो आंदोलन हमें देखना पड़ा है वो वास्तव में एक सामाजिक आंदोलन प्रतीत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान वर्ग एक हमारा ऐसा वर्ग है जिसकी लगभग 60 से 70% के ऊपर आबादी किसानों की है और किसान ही हमारे समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है और उनका आवाज उठाना इसलिए जरूरी भी बनता है क्योंकि किसान को ना तो कभी कोई महंगाई भत्ते की किस्त मिलती है, ना ही किसान को उसकी फसलों पर जो हमारी इन्फ्लेमेशन रेट है, जो हमारी लेकिन संदीप गोयल साहब, ये सवाल तो ये है ना कि ये तो इन किसानों का या आंदोलन करने वाले लोगों का मुद्दा था ही नहीं ना। इनके मसले अलग थे। इनका मसला था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करना, या इनका जो उद्देश्य था वो 3 कृषि कानूनों को जो ये लेके चले थे कि वापस दिलवाना है। ये तो विपक्ष का और आप जैसी राजनीतिक पार्टियों का काम होना चाहिए था।
अब देखिए, ये किसान का ही मुद्दा है। वजह मैं आपको बताता हूँ। किसान ने 3 काले कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन किया है और उसके खिलाफ बड़ी जबरदस्त तरीके से आवाज बुलंद की हुई है पिछले 7 महीने से। उसके अंदर एक कानून आता है असेंशियल कमोडिटी एक्ट को, जिस प्रकार भंडारण की छूट और लूट की इन्होंने मंजूरी दे दी। उस कानून के तहत ही तो आप देखिए आज किस प्रकार से खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से दालों के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कोई हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी के दाम दिए हुए नहीं थे। ये केवल एक स्टॉक की हुई वो बात थी, और जिसको केंद्र की सरकार ने भी माना है कि इस कानून के अंदर एक सबसे बड़ा लूप होल है। 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने मैं यही सवाल महिमा सिंह जी से ले लेता हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा जी, स्वागत है आपका। पार्ट भी है। महिमा जी, सीधा सा एक छोटा सा सवाल ये है कि जो काम विपक्ष का होना चाहिए था वो अब आंदोलनकारियों को करना पड़ रहा है। उनके मुद्दे तो अलग थे, उनके मुद्दे तो महंगाई नहीं थी, उनके मुद्दे दूसरे थे, कृषि कानूनों को लेके थे। लेकिन जब विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो फिर जनता सड़कों पे उतरती है, वो उतर रही है। प्रदीप जी, मैं कहना चाहती हूँ, हमारी पार्टी अभी 7 जुलाई बड़े स्तर पर अभियान चल, पूरे प्रदेश भर में के अंदर जाकर पिछले इस प्रकार का ये दूसरा था, पर जाकर हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने भी इसमें हिस्सा लिया कई जगहों पर, और सारे कार्यकर्ता बहुत सारी जनता के साथ मिलकर के कई जगह अधिकारियों से भी मिले और आवाज को जिस प्रकार से उठाना चाहिए वो उठाई। लेकिन देखिए किसानों ने कितना एक बड़ा ही समझदारी का काम किया। उन्होंने ये कहा, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि हमने बहुत देर तक हॉर्न बजाया ताकि इस सरकार के कानों पे कभी तो किसी प्रकार से कोई आवाज पड़े। ये एक बधिर सरकार है। ये सरकार न विपक्ष की सुनना चाहती है, ये सरकार न जनता की सुनना चाहती है। उन किसानों को जिनको 1 वर्ष से बैठा रखा है और फिर मुख्यमंत्री जी ये बोल देते हैं कि देखा ये तो राजनीतिक है, इनको तो जाकर के पंजाब से चुनाव लड़ लेना चाहिए। नेता कैसे पैदा होते हैं ये तो इस देश के अंदर सबको पता है। बड़े बड़े लोक नायक किस प्रकार से पैदा हुए हैं। विपक्ष अपना कार्य बाकायदा करता रहा है, शुरुआत से करता आपको नहीं लग रहा है। कि राजनीतिक बातें तो होने लगी है? जब ये कहा जाने लगा है कि पंजाब में इलेक्शन लड़िए, आप सत्ता में आइए या फिर सत्ता को प्रभावित किए, राजनीतिक बातें तो होने लगी है। और फिर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका विरोध करना भी तो राजनीतिक बात ही तो है। और क्या है आप बताइए? अगर जो लोग कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध तक रहे और जो केंद्र से उनकी मांग है वो केंद्र से पूरी करवाएं। बातचीत का न्योता आया हुआ है, बातचीत करें। ये पॉलिटिकल बातें करने की क्या जरूरत है? 12 दौर की बातचीत के बाद, 12 दौर की विफल बातचीत के बाद आज जो हालात हैं, और जो प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, और वो कॉल कभी आता नहीं है। सरकार को ये मालूम है ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किसान पर असर नहीं पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा दौर रहा है जब जनता ने आवाज खुद बढ़ चढ़ कर ना उठाई हो। विपक्ष तो अपना कार्य करता ही है, लेकिन जो हाल बेहाल जनता है, अभी पिछले हफ्ते हम वाटर टेबल की बात कर रहे थे, भिवानी हिसार की तरफ पानी को लेकर के धरना दिया था लोगों ने मटके रख के, क्योंकि जो रिसीविंग एंड है, जो व्यक्ति जिस समस्या के साथ जूझ रहा है वो और क्या करेगा? उस समस्या से जूझने में तो परेशान हो ही चुका है, वो अपनी आवाज भी उठाना चाहता है और विपक्ष उसकी आवाज को प्रबल करता है। हम उसकी आवाज को प्रबल कर रहे हैं। हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, सरकार भी जनता की प्रतिनिधि है। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या अपने आंदोलन को लेके? कभी आप 370 का जिक्र करते हैं, कभी आप खोरी गांव में चले जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनके खिलाफ आप बातें करने लग जाते हैं, कभी आप डीजल तेल की कीमतों को लेकर आंदोलन करने लग जाते हैं, कभी आप विरोध करते हैं हरियाणा में बैठे नेताओं का। ये कोई कंफ्यूजन है या भटक गया है या अब भूल चुके हैं आप किस मकसद को लेकर चले थे? जो डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का मामला है, ये सारा मामला खेती किसानी से भी जुड़ा हुआ है जी। अब देखिए, इस समय हरियाणा में 80,000 लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जिनके पैसे जमा भी हो गए हैं। बिजली में कटौती की जा रही है। इस समय धान का काम पूरे चरम पे है, तो बिजली मिल नहीं रही, ट्यूबवेल कनेक्शन मिल नहीं रहे, और डीजल है वो सेंचुरी मारने के करीब है।
तो किसान बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के कारण। मैं सीधा सीधा ये बता देना चाहता हूं कि पिछले 17 सालों में जो यूपीए और एनडीए की सरकारों ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया, उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान मैं हुआ। चाहूंगा भारतीय जनता और पार्टी के टोटल प्रवक्ता जो अगर लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको फोन लाइन पे जोड़ने की कोशिश करें। अभिमन्यु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो हमारे ऊपर जो टोटल कर्ज है वो मात्र 10 लाख करोड़ रुपए का है, तो 35 लाख करोड़ रुपया अभी भी सरकारों की तरफ हमारा बकाया है। तो पहला तो हमारा 35 लाख करोड़ नहीं दिया, जो बचा कुचा हमारे पास पैसा था वो पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया कि अब हमारे पास पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। तो ये पेट्रोल डीजल के मामले को आप अलग करके मत देखिए। अब देखिए, अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो महंगाई आती है। किसान भी इसी समाज का हिस्सा है ना, उसको भी महंगाई झेलनी पड़ती है। आपने डीजल के दाम तो इतने बढ़ा दिए, 2014 से पहले पेट्रोल डीजल पे प्रति लीटर 22 रुपए का टैक्स लगता था, आज 52 रुपया प्रति लीटर का टैक्स लग रहा है। इस चीज से अछूता नहीं है, किसान भी बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो फिर अब किसान तो शिक्षा के साथ भी जुड़े हैं, किसान के बच्चे पढ़ते भी हैं, किसान तो स्वास्थ्य के साथ भी जुड़े हैं, हेल्थ को लेके भी आज आप कीजिए प्रदर्शन, आप शिक्षा को लेके भी कीजिए, आप रोजगार को लेके भी कीजिए। फिर तो आप एजेंडा ही बदल लीजिए ना अपना, जिसको लेके चले थे। मैं रमन मलिक साहब के पास चलता हूं। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक साहब जी, स्वागत है आपका। मैं एक छोटी सी फिगर बता देता हूं आज की। गुड़गांव में आप रहते हैं, डीजल का रेट बताऊं? गुड़गांव में 90 रुपए लीटर डीजल, हिसार में 90 रुपए 10 पैसे लीटर आज का रेट है सर। आपके साथ लगता हुआ जिला है नूह, मेवात में 90 रुपए 56 पैसे और सिरसा में 90 रुपए 99 पैसे, मतलब 91 रुपए। सर किसान तो दोनों तरफ से मर रहा है। एक तो वो आंदोलनकारी जो लोग हैं उनको आप किसान मानते नहीं, एक बात, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा, अगर डीजल के भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो किसान, आपको मैं बता दूं सर, जितना ट्रांसपोर्टेशन में डीजल लगता है उससे थोड़ा ही कम खेती में लगता है सर। दबास भाई जी, जहां तक डीजल का बात है तो दो चीजों को हमको डीजल और पेट्रोल की बात जब करते हैं तो भूलना नहीं चाहिए। और जो लोग प्रॉक्सी विपक्ष के या कह लीजिए यूपीए के प्रॉक्सी गुर्गे जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे बहुत खुले तौर पे बोलता हूं कि एक तो ऑयल पूल डेफिसिट, दूसरा ऑयल बॉन्ड, ये दोनों, और जो देनदारी ईरान के साथ रह गई थी या और चीजें रह गई थी, उन सारों को इकट्ठा करके तेल के भाव जरा निकाल के बताएं, फिर बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि अगर आप आज भी देखें जितने ऑयल बॉन्ड पे कर चुके हैं, उसके अलावा भी 2021 से लेकर 2026 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड अभी देने बाकी हैं सरकार को, जो पहले के लिए हैं। अब आप आ जाइए बात दूसरी कि जी जितना भी पेट्रोल है, डीजल है, उसके ऊपर 4 कंपोनेंट हैं। एक पेट्रोल की कीमत, दूसरा जो डीलर है उसकी कमीशन, तीसरा सरकार का जो केंद्र सरकार है उसकी एक्साइज, और चौथा स्टेट का वैट। यही 4 कंपोनेंट है ना साहब जी। अब आप ये मेरे को बताइए, जो केंद्र सरकार का है सेंट्रल रमन मलिक साहब, पूरे देश में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जिसमें वैट डीजल पे और पेट्रोल पे सबसे ज्यादा है। 5 स्टेट में हरियाणा एक स्टेट है, आपको मालूम है ये बात? बिल्कुल मालूम है। उसके बाद भी बोल रहा हूं, सुनिए जरा। जो स्टेट का वैट है उसके अलावा सेंटर का वैट, जो सेंटर का जो एक्साइज है वो लगभग 33 रुपए कुछ पैसा है, जिसमें से कि 42% फिर 14वें पे कमीशन के आधार पर वापस चले जाता है स्टेट को। तो सेंटर के पास 18 रुपए के करीब रहता है। तो आज मैं आपके चैनल पे बोलता हूं, हमारे बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं ना ये प्रॉक्सी नेता सारे, तो मैं ये आपसे आज बोलता हूं कि इनको बोलिए कि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से
ये प्रपोजल ले आइए जीएसटी काउंसिल में कि इसको जीएसटी में डाल दो। अरे और 5 अगर स्टेट बीजेपी गिनवा रहे हैं ना आपके, करे, तो सभी जगह सरकारें हैं सर, आप 5 स्टेट गिनवा रहे सुनो तो सही हैं। ना, अगर बीजेपी ना करे तो बीजेपी को गुनाहगार बनाओ। आप उदाहरण दे अगर दीजिए, बीजेपी आप ना माने तो एग्जांपल बीजेपी सेट को कीजिए ना, गुनाहगार आप कम बनाओ। कीजिए, आप एग्जांपल सेट आप कीजिए। ये बताओ, मैं- ये जो गुर्गे बैठे हुए हैं उनके, ये क्यों नहीं उनको बोलते? क्योंकि ये सारे के सारे आंदोलनजीवी पॉलिटिकल पैरासाइट्स हैं जो बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है और ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दो आरोप महिमा जी, एक नंबर आप पे आरोप, आप सिर्फ आंदोलन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा मिल सके, और दूसरा आपको आंदोलनजीवी क्वाड साहब बताया गया। पहले मैं महिमा जी के पास जाता हूं। प्रदीप जी, ये शायद 70 साल जो बैठ के जो 70 साल करते रहते हैं, और 70 साल बेचारे सत्ता की भूख में बैठ के जो उस समय मानसिकता पे छाई हुई बातें थी उनको भूल नहीं पाए हैं। वही बातें ये सभी के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति खुद होता है वैसा ही सबको देखता है। तो प्रॉक्सी नेता बोल रहे हों या जो भी बातें बोल रहे हों, ये मुझे लगता है ये सब इन्हीं के दिमाग की ऊपर जो हुई है 70 सालों में, और अब सत्ता में आने के बाद फिलहाल तो ये देश को ही संभाल नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो वही बातें इनको बार बार याद आ रही हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने नीति की बातें की हैं और जो इतने सारे आंकड़े और इतना सारा कॉस्ट ब्रेकअप यहाँ पर बताया है, हमें तो 2 बयान पता हैं हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के। उन्होंने 2013 में बोला कि तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार की है, और 2021 में आकर के उन्होंने बोला अरे भाई तेल की जिम्मेदारी हम कैसे लें, इसकी जिम्मेदारी तो ऑयल कंपनियों की है। ये दोनों बयान रिकॉर्ड पर हैं। ये दोनों बयान इनकी जो रंग बदलने की प्रवृत्ति है, इनकी जो लचीलापन है, जो इनकी स्पाइनलेसनेस है, उसको दिखाते हैं। ये दोनों बयान ये बताते हैं कैसे मौके के हिसाब से आज किसानों का तेल की वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। किसानों का तो साफ साफ ये भी कहना है कि जब आप समर्थन करते हैं इस पूरे आंदोलन का, उन लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने जितना किसानों के साथ धोखा किया है उतना धोखा शायद किसी राजनीतिक दल ने, अगर क्षेत्रीय दलों की भी सरकारें रही हैं तो उन्होंने नहीं किया है। स्वामीनाथन की सिफारिशें आपके दौर में आई थी, किसान आयोग आपके दौर में बना था, क्या हुआ? प्रदीप जी, हमारे नॉलेज में जितनी होंगी किसानों की शिकायतें, उनका एक्नॉलेजमेंट और समाधान किया गया होगा। हमारे समय में 2013-14 तक किसानों की सुइसाइड्स का डेटा बाकायदा वेबसाइट पर अवेलेबल था, आज अवेलेबल नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं है। किसानों के साथ जो धोखा आज शेर की खाल में भेड़िया, या कहा जाए भेड़िए की खाल में शेर बन करके सरकार करने की कोशिश कर रही है, जो झूठे वायदे करके, जो गले में फांस डाल करके और ये कहने की कोशिश कर रही है अरे आपका हम भला करने जा रहे हैं, आप ये देख लीजिए। मैं कुहाड़ साहब आपसे एक जवाब ले लेता हूँ। जरूर आपकी जानकारी में ऐसे किसान जरूर आए होंगे जिन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं बहरहाल जिन किसानों से मिलती रही हूँ और जिनसे बात कर रही हूँ, और आज जो ये बैकडोर एंट्री से आए हुए अध्यादेश हैं, कितना कुछ कर दिया। अगर कांग्रेस ने किया होता तो इन लोगों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुहाड़ साहब जवाब दे दीजिए। वो आज की परिस्थिति है ना प्रदीप जी, आज अध्यादेश लाए गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसानों का भला नहीं किया। हर पार्टी ने किसानों को लूटने का, ठगने का, बहकाने का काम किया है। दूसरी बात आदरणीय प्रदीप जी, आपका शो एक रेपुटेड शो है हरियाणा में, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता जो ये अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें एक बात बता देना चाहता हूं, जो ये अंबानी और कंपनियों के एजेंट हैं, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता, इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $160 प्रति बैरल थी और दिल्ली में 55 रुपए लीटर डीजल मिल रहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 70 लेकिन अभी प्रति बैरल है। एक बात तो ये रहेगी ना, एक बात तो ये रहेगी कि जो आंदोलन का उद्देश्य लेके आप चले थे कि एमएसपी मिलती रहे, मंडियां खत्म ना हो, 3 कृषि कानून वापस हो जाए, आप उससे भटक रहे हैं। तो इस तरह के आरोप तो लगातार लगते रहेंगे कि आप कभी खोरी चले जाएंगे, कभी आप 370 की बात करेंगे, कभी इलेक्शन लड़ने की बात करेंगे और कभी फिर महंगाई की बात करेंगे। तो ये आरोप तो लगेंगे आपके ऊपर। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी और मुद्दे पे कोई टिप्पणी नहीं की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी मुद्दे पे कुछ कहा है तो मैं उस पर टिप्पणी करूंगा।
जो ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें हैं, इनका मुद्दा डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये मांग उठाई है। और एक बात और कहना चाहता हूं प्रदीप जी, अंतिम बात, विपक्ष आज अपनी भूमिका निभाने में पूरे तरीके से फैल हुआ है और देश का हर वर्ग इस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ बड़ी उम्मीद की नजरों से देखता है कि हमारा मुद्दा भी ये उठाएंगे, हमारी बात भी ये करेंगे, हमें न्याय भी ये दिलाएंगे। तो विपक्ष जो पूरे तरीके से फैल हुआ है ना, तो विपक्ष ने जब 3 काले कानून रमन मलिक साहब, आप परजीवी भी कह रहे हैं, आप इनको आंदोलन जीवी परजीवी सब कह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, 1 एकड़ जमीन में एक फसल अगर उसकी सिंचाई डीजल के इंजन से की जाती है तो बुआई से लेकर और फसल की कटाई तक सर एक एकड़ में एक किसान को कम से कम 3 से 5 हजार रुपए का डीजल लग जाता है, 3 से 5 हजार रुपए। और आज डीजल का रेट मैंने आपको बताया अभी भी 90 रुपए से ऊपर है हर एक जिले में। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे और आप कैसे इसको जो है संतुलित करेंगे किसानों के गुस्से को, बताइए सर। बिल्कुल बताता हूँ प्रदीप जी, दोनों चीजें बताता हूँ। एक जो विषय मैं रखना चाहता था और एक विषय जो आपने पूछा। पहले जो आपने पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ खेतों में 3-3 घंटे भी मुश्किल से बिजली आती थी हुडा राज, वहां आज सिंचाई के लिए, धान के लिए भी 10 घंटे की मिनिमम एश्योरेंस दे दी गई है और वहां पे आनी शुरू हो गई है मिनिमम 10 घंटे। तो आप ये समझ सकते हैं कि पानी बिजली से भी आता है, सिर्फ डीजल के पंप से तो नहीं आता। दूसरी बात, दक्षिण हरियाणा 8 लाख बिजली के कनेक्शन है, 2.5 लाख से ऊपर डीजल के, 2.5 लाख डीजल के कनेक्शन का मतलब ये है सर कि 2.5 लाख परिवार किसानों के। एक मिनट सर, बात तो सुन लें। जी जी जी, बिजली के कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं और साथ में है भी सिंचाई का जो कनाल सिस्टम का पानी है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि जिन तेल के ऊपर 40 साल में पानी नहीं था उनमें भी पानी पहुंचाया गया। दक्षिणी हरियाणा के बहुत सारे जगह है जहां पर पानी 40 साल में उन तेलों पे नहीं आया था, वो आया। अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, जो बात मैंने कहने चाह रहा था कि अगर इसी प्रकार से इन्होंने जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, और मैं उनको आज चैलेंज देता हूं कि यूपी के भी चुनाव आ रहे हैं और पंजाब के भी चुनाव आ रहे हैं, ठीक है जी, एक जगह भाजपा की सरकार है, एक जगह कांग्रेस की सरकार है, और अगर आप ही राजनीतिक विकल्प हैं तो आप राजनीतिक मुद्दे को लेके आप चुनाव में आइए। जैसे चरूनी साहब ने आज बोला कि पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए, लड़िए चुनाव, पंजाब तो पूरा आपके साथ है। मैं ये पूछना चाहता हूं आज फौहाद साहब से कि अगर है हिम्मत तो यहां एक्सेप्ट करें कि वो चुनाव लड़के दिखाएंगे, परिवर्तन करवाएंगे पंजाब में भी और साथ में यूपी में भी लड़ लो। ये तो बात नहीं बनी ना कि चुनाव एक पैमाना हो गया कि आप सही है या गलत है, उसका पैमाना चुनाव नहीं हो सकता, उसका चुनाव नहीं हो सकता पैमाना। इस तरह तो आप हार के भी आए हैं अलग अलग स्टेट्स में। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के पास जाऊंगा। संदीप गोयल साहब, अगर आंदोलन भटक चुका है, अगर आंदोलन अपनी जो उद्देश्य लेके चला था उससे कंफ्यूज है, तो भी समर्थन आपका जारी है? इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन आखिरी समय तक किसान के साथ रहेगा। वजह ये है, आज जो महंगाई का मुद्दा लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 3 काले कानूनों के अंदर एक बनाए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कानून से संबंधित है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ मेरी बात को। अगर इस प्रकार की होर्डिंग स्टॉकिंग केवल एक पेट्रोल डीजल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा खाद्य तेलों का भी है, मुद्दा गैस का भी है, मुद्दा कई है जो किसान की फसलों को होर्डिंग कर लेते हैं, बाद में महंगे दर पर उनको मिलती है। तो आंदोलन तो उन्हीं 3 काले कानूनों का एक हिस्सा है। और जो मेरे भाई, मैं अभी इन्हें क्या बताऊं, जिन्होंने किसान को गुर्गा बोला, तो मैं तो इतना कहूंगा कि भाजपा के गुर्गा बनना बंद कर दें, किसान को गुर्गा बोलना बंद करें, क्योंकि आप एक सभ्य समाज के नागरिक हैं। किसान को आप गुर्गा बोलोगे, किसान आपको किसान को नहीं, किसान नेता है वो, इस प्रकार की आपने आपकी किसान नेता है, ये तो 40 है, अली बाबा के 40 जो है उनसे मैं कह रहा हूँ। मैं आपके नेताओं का बयान निकाल रखा है किसानों ने। आपके चाहे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की बात करनाल में, अरे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जिस दिन चाहे जहाँ चाहे उतरवा लेंगे। इस प्रकार किसानों के ऊपर जिनको आपने बरगला रहे हैं, और ये अली बाबा के 40
कर आ रहे हैं उनके ऊपर कोई थोपना है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं। सेंट्रल टैक्स का वाला दिया। अरे भाई चुप रहिए मलिक साहब, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब आपने किसान को गुर्गा बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपको अगर मिर्ची लगी है तो लाखों किसानों को भी लगी होगी, जिस प्रकार की भाषा आपने इस्तेमाल की। मैं दोहराना चाहता हूं, अरे 40 जो अलीबाबा के 40 कथित किसान नेता, मैंने उनके लिए बोला है और बार बार बोलूंगा। फिर सुनिए बीच में फिर टोका टोपी क्यों पेट में दर्द हो जाता है इनको। सेंट्रल एक्साइज टैक्स की बात इन्होंने की, कितने % सेंट्रल का टैक्स है, घटा दीजिए आप। किसने रोका आपको डीजल के ऊपर मना करना? किसने मना किया है? आप घटाइए। आपको सरकार लोगों की जैसी बनना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट होती है। आज किसान सड़कों पे लाखों करोड़ों लोग इस महंगाई से ग्रसित हैं। संत पूंजीपतियों का पेट भर रहे हो आप और करोड़ों अरबों लोगों के पेट पे लात मार रहे हो। ये क्या का न्याय है? महंगाई भत्ता आप दे नहीं रहे कर्मचारियों को, जो महंगाई दर है उस प्रोपोर्शनेट में आप किसानों की फसलों के रेट क्यों नहीं निर्धारित करते MSP पर? महिमा जी, क्यों नहीं आप किसानों एक सवाल को मेरा फसल आपसे की ये आय है करते? तो कि आपका वायदा था, कांग्रेस के आपके पास तो मुद्दा प्रधानमंत्री- था, आपके सपोर्ट भी पूर्व के किया, प्रधानमंत्री का 50 लेकिन पैसे कांग्रेस सबसे ज्यादा आपसी देते कलह में ही इतनी उलझ गई कि जो मुद्दा कांग्रेस को उठाए रखना चाहिए था, वो आपस में एक दूसरे को निपटाने में इतने बिजी हो गए कांग्रेसी की लोगों को अब विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। अब आंदोलनकारियों को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। आपकी पार्टी तो आपस में लड़ लड़ के ही एक दूसरे को निपटाने में लगी हुई है। मुद्दे कहाँ निपटाएंगे? प्रदीप जी, मैंने बहस की शुरुआत में ही एक बात कही थी जी कि 7 जुलाई को हमारी पार्टी ने एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। आप जो बात कह रहे हैं ये उस प्रदर्शन से बिल्कुल जुदा बात है। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष में बैठकर जो कार्य करना चाहिए उसे बाकायदा बहुत पुख्ता तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और किसान भाई ने जो बात कही थी उसका भी जवाब देना चाहती हूँ मैं। उन्होंने कहा था कि हर सरकार ने, हर पार्टी ने धोखा किया है किसानों के साथ। आपके आज जो भाव हैं उन्हें हम समझते हैं और आज जो परिस्थिति है उस से बिल्कुल सहानुभूति रखते हैं और बिल्कुल पुरजोर तरीके से अपनी आवाज शुरुआत से उठा रहे हैं। लेकिन वो घाव लेकिन उस नहीं वक्त प्रदीप जी, एक मिनट, एक बात पूरी रखने दीजिएगा। आज भी है वो घाव, उस वक्त भी थे जब भी आज दिखाई गई थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपको मालूम होनी चाहिए कब आई थी। प्रदीप जी एक मिनट, आज तक के इतिहास में ये ऐतिहासिक आंदोलन है। यदि आज से पहले किसी भी सरकार ने इस प्रकार का, भाजपा की भी पिछली सरकारों ने यदि आज तक ऐसे किसान विरोधी फैसले, जनता विरोधी फैसले लिए होते तो ये आंदोलन आज से बहुत साल पहले आ गया होता। 1 वर्ष होने को आया है इस आंदोलन को। और दुष्यंत कुमार जी ने बड़ा सटीक कहा है, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। जिस तरह किसानों को रोकने के लिए इस सरकार ने कीलें बिछा दी, रास्ते बंद कर दिए, ये ऐतिहासिक है। एक बुरे नजर से, मतलब एक बुरे मायने में ऐतिहासिक है। ऐसा इतिहास तो नहीं रचा जाना चाहिए था, पर वो सरकार भाजपा ने रच दिया आकर के। लेकिन कुहाड़ साहब, ये आंदोलन तो आप लोग कहते हैं पूरे देश का आंदोलन है, ये आंदोलन कहते हैं हर किसान का आंदोलन है। आपको नहीं लगता कि आप लोग जब पंजाब से और नवंबर के महीने में हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से जब दिल्ली के लिए निकले थे तो आपका एक मकसद था कि इन कानूनों के खिलाफ जो है सरकार को मनाना है। दिल्ली के बॉर्डरों पे आके बैठ गए और उसके बाद 7 महीने बाद आपको ये लगने लगा है कि दिल्ली सरकार तो मान नहीं रही है, केंद्र की सरकार मान नहीं रही है, आप वापस हरियाणा की तरफ आ गए। आपको जाना दिल्ली था, आप आ गए वापस हरियाणा में। आप अपने प्रदर्शन कर रहे हैं नेताओं के खिलाफ, स्टेट के लीडर्स के खिलाफ, जबकि आपका आंदोलन केंद्र के कानूनों के खिलाफ था। आप कंफ्यूजन में तो 2-3 महीने पहले ही आ चुके हैं सर। देखिए, हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है और हम सारी चीजें अच्छे से समझ रहे हैं, सरकार की साजिशें भी समझ रहे हैं, रणनीति भी बन रही है। 22 तारीख को संसद के सामने भी किसान जाएंगे। उससे पहले 17 तारीख को विपक्षी पार्टियों को भी चेतावनी पत्र दिया जाएगा कि ये बहुत हुआ वॉकआउट का खेल, अब शब्दों से काम नहीं चलेगा। यदि आप सच में किसान के साथ हैं तो आप संसद के अंदर बात कीजिए, आप संसद के अंदर सवाल कीजिए। हम संसद के बाहर बैठ के बीजेपी की जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं मैं कहूंगा, जो मोदी सरकार है, इसके जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ संसद के बाहर हम आवाज उठाएंगे। जिन सांसदों ने संसद के अंदर बैठ के हमारे खिलाफ कानून बनाए थे, उसी संसद के बाहर जाके हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए रमन मलिक साहब, जवाब तो इस बात का भी देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। नवंबर से लेके
22 जनवरी तक आपकी बातचीत का सिलसिला जारी रहा, 11 दौर की आपकी बातचीत हुई। उसके बाद इन आंदोलनकारियों को आप लोगों ने उनके हाल पे छोड़ दिया और आपको यह लगा कि धीरे धीरे ये लोग या तो चले जाएंगे या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और आपकी बात बन जाएगी। जब इस तरह से किसी को उसके हाल पे छोड़ेंगे, वो कुंठित भी होगा, वो नेताओं का विरोध भी उठा के सामने लेके आएगा। क्या ये ढील देने का ही नतीजा है? क्या इस मसले को निपटाया नहीं जाना चाहिए था जल्दी से जल्दी? देखिए दबाव साहब, एक तो पहले मैं कुछ आंकड़े और पेश कर दूं, और अगर मैं गलत हूं तो मैं दोबारा आपकी चैनल पे आके माफी मांगने को सार्वजनिक तौर से तैयार। बोलिए बोलिए सर। 1979 से लेकर 1986 तक 3 रुपए 60 पैसे से 8 रुपए हुआ पेट्रोल। वर्तमान की बात कीजिए सर, वर्तमान की। 86 से 93 में 8 रुपए से 18 रुपए हुआ, 120% की इंक्रीज। 93 से 2000 में 60% की इंक्रीज हुई, 18 से 28 रुपए पहुंचा। 2007 से 2014 में 48 से 77 रुपए पहुंचा था, तो 60% की इंक्रीज हो गई। बहुत और प्यारा आपको इतिहास से 21 में 30% की इंक्रीज हुई है, 77 से लेके 100 के करीब पहुंचा। ये एक फैक्चुअल आंकड़े हैं, इनसे कोई भी गलत ठहरा के बताए तो मैं मान जाऊं। दूसरी चीज, ना हम देश के ऊपर अब बोझा डाल रहे हैं, जिस सब्सिडी को इन्होंने करा था उस तरीके की सब्सिडियां, अंधाधुंध सब्सिडियों का कोई बोझा नहीं डाल रहे। अब आप बात करते हैं कि हमने इनकी सुनी नहीं। मैं आज भी ये कह रहा हूं, जो संशोधन आप आपस में विचार करके पूरे विपक्ष को भी ले लीजिए, अपने आप भी ले लीजिए, एक एक पॉइंट के ऊपर जो संशोधन आप बोलेंगे उनके ऊपर सरकार बात करने को तैयार है। लेकिन आप ये अगर बोलेंगे कानून वापस लो, तो कानून वापस नहीं होंगे, और यहीं से रास्ता बंद होता है बातचीत का। और एमएसपी यही ऐसी चलती रहेगी, मंडियां चलती रहेंगी। जो आपको कमिटमेंट कर दी कि अगर प्राइवेट मंडी खुलेगी, अगर सरकारी मंडी में टैक्स है तो प्राइवेट मंडी में भी होगा, अगर प्राइवेट मंडी में नहीं है तो सरकारी मंडी में भी नहीं होगा। ये चीजें आपको सुनिश्चित करी गई है सरकार के द्वारा, और सरकार उस पर अडिग है। आपने कोई और सजेशन देनी है, कोई और सुझाव देने हैं, कोई और चेंज कराने हैं, तो उसके ऊपर आप आपस में मंथन करो और सरकार के साथ बैठो। सरकार क्या है जी, मंथन करो और सरकार को सुझाव दीजिए। मुझे लगता है ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। दोनों तरफ से, एक तरफ से साफ कहा गया है कि कानूनों को छोड़ के, वापस लेने की बात को छोड़ के आप आइए, बातचीत कीजिए, बातचीत के लिए तैयार है। किसान कहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे बातचीत नहीं होगी। देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा या आंदोलन का स्वरूप इसी तरह बदलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।